नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और आज की जो कक्षा है उसमें हम प्रश्नों की श्रृंखला भाग 6 कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा उत्तर सही होगा। यहाँ हमारा जो उत्तर है वो सही होगा, आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। ठीक है। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व शामिल हैं। और ये 8 काव्य तत्व हैं कौन कौन से। तो ये है रस, भाव, रसाभाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। ठीक है। तो ये कुल 8 तथ्य शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि के काव्य दोषों की संख्या की बात की जा रही है। तो काव्य दोषों की संख्या मानी है भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने हैं। और मूलतः जो काव्य दोष होते हैं, ठीक है, आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य दोष माने हैं। कौन कौन से। गूढ़ार्थ, अर्थहीन, अर्थांतर। तो कौन कौन से हैं काव्य दोष है। गूढ़ार्थ, अर्थहीन, अर्थांतर, गूढ़ार्थ, अर्थहीन और अर्थांतर। और कौन से काव्य दोष हैं। भिन्नार्थ, एकार्थ, विषम, भिन्नार्थ, एकार्थ, विषम, भिन्नार्थ, एकार्थ, विषम, अभिलुप्तार्थ, विसंधि, न्याय, दयेत, शब्द च्युति। अभिलुप्तार्थ, अभिलुप्तार्थ हो गया। फिर अभिलुप्तार्थ के बाद है विसंधि, फिर है न्याय, न्यायादयेत, और 10वां है आपका क्या, शब्द च्युति। ठीक है। तो ये 10 हो गए गुण। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा प्रमुख आधार पर क्या है। तो यहाँ कॉलरिज की काव्य धारणा पूछा जा रहा है। तो प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत कॉलरिज की काव्य धारणा का। कॉलरिज एक प्रत्ययवादी आलोचक थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कॉलरिज से जैववादी भी जुड़ा है, प्रत्ययवादी भी जुड़ा है। ठीक है। कॉलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए, प्रत्ययवादी, प्रत्ययवादी आलोचक, और दूसरी विशेषता इनके विषय में लिखिए, अंग्रेजी का कॉलरिज को अंग्रेजी में व्यवहारिक आलोचना का प्रवर्तक माना जाता है। आलोचना का प्रवर्तक। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न कौन सा है।
अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो वर्ड्सवर्थ के विषय में पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथिक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है, भाषा कृत्रिमता और आडंबरवाद कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प हमारा बी सही होगा, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? युंग के अनुसार, युंग को ही युंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। युंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये तो आसान सा प्रश्न है, आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रा ग्रंथि है, ठीक है। इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। ये भी बड़ा सीधा सीधा है, अगर आप समझ लीजिए तो। देहरी का नासूर है ना, इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर। कुआं है इसका अर्थ बी। कुएं की जो जगत होती है वो ऊपर होती है। इश्क कहा गया है पानी के लिए, ठीक है। देहरी का नासूर क्योंकि बाहर ही आपके कुआं होता है। अमीर खुसरो की उक्त पहेलियाँ है में से ये लिया गया है। आवाज़ एक खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिक बारी फारसी हिंदी शब्दकोश है खुसरो का। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, बलि को सपूत कपिकुल परहूत, रघुवर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, केशवदास, सेनापति, तुलसी और मतीराम। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प हमारा सही होगा ये बी है, विकल्प सही होगा बी, और ये है सी। तो विकल्प हमारा बी सही होगा, क्या? सेनापति, ठीक है। केशवदास की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, है ना, सुबिरन सरस सुबित। तुलसीदास की है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। कई सारी पंक्तियां हैं। मतीराम की, ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हवे नैनत, त्यों त्यों निकरे सो निकाई। आगे देखिए, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करते हैं, कान प्यारे पीको। ये किसके लिए है? तो ये कहानियाँ, ये पंक्तियाँ हैं। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? निर्गुण भाव भक्ति भाव की, सगुण भक्ति भाव की, असूया भाव की, या दैहिक श्रृंगार की। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो है सी, असूया भाव की यहाँ पर इन्होंने कल्पना की है, अभिव्यक्ति की है। असूया मन की वह वृत्ति है जिसमें दूसरों के प्रति दोष पर टिप्पणी हो, ठीक है। उसके गुण दोष कुछ भी सहन ना किए जा सके, तो वो असूया भाव है। और जीवन मुँह चाही को नीको, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सूरदास जी हैं वो क्या करते हैं, उद्धव जो कुब्जा होती है उसके प्रति व्यंग करवाते हैं, किससे? गोपियों से, ठीक है, ईर्ष्या भाव रखवाते हैं। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे?
तो यहाँ पर घनानंद के विषय में पूछा गया है, तो ये निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, घनानंद का समय जो है वो 1689 से 1739 इनका समय है। ठीक, निम्बार्क संप्रदाय में जाकर ये वैष्णव हो गए थे और इनको प्रेम का पीर भी कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की पीर का कवि। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं आत्मा की वस्तु है। संदेश का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? तो अब इन पंक्तियों के विषय में पूछा गया है, तो गोदान उपन्यास में ये कही गई हैं मालती द्वारा, मेहता से कहती हैं, मालती मेहता से ये पंक्तियाँ कहती हैं। ठीक है, गोदान उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन की हृदय विदारक परिस्थितियाँ और शहरी जीवन की झलकियाँ हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोदान किसका लिखा हुआ उपन्यास था, किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? तो यहाँ हमारे 4 विकल्प हैं। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथावस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी 2 क्रियाओं के भीतर ही सिमटकर रह जाना पड़ा। तो यहाँ हमारा कौन सा विकल्प अच्छा होगा, सही होगा? इसकी विकल्प भी सही होगा। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। अब आप देखिए यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की पंक्तियाँ पूछ रखा है ना। प्रिय प्रवास के लिए क्या कहा था, पंक्तियाँ दे रखी हैं। सोचिए, पैराग्राफ नहीं है, पूरा कथन नहीं है, एक पंक्ति देकर रखी हुई है। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है उसको पूरा का पूरा पढ़िएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम 3 बार तो पढ़िए। तो 3 से 4 बार आपको ये इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे ऐसे ही प्रश्न दे देता है। ठीक है, हालांकि देने नहीं चाहिए क्योंकि पूरा इतिहास किसको याद रहता है, लेकिन आप पढ़िए तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपर्युक्त पंक्तियों में हंस किस अलंकार से संबद्ध है? तो यहाँ पर हंस होगा रूपकात शयोक्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोनों का हठ था दुर्निर्वार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपर्युक्त पंक्ति से क्या आशय है? 4 विकल्प दिए गए हैं। श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया है। ईड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई है। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकुल और किलात मन से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा आपका? यहाँ आपका विकल्प सही होगा सी विकल्प, देव और दानव दोनों हठी और क्या थे, विश्वासहीन थे। कामायनी कब लिखी गई? 1935। ठीक है,
और किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? तो अब यहाँ हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? इसमें हमारा डी विकल्प सही होगा, सांध्य गीत। सांध्य गीत काव्य संग्रह 1936 में लिखा गया था। सांध्य गीत में 45 गीतों का संकलन है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में से किसका वर्णन है? तो यहाँ पर जो वर्णन है साकेत का है, नहीं। आसाध्य वीणा में वन प्रांतर का, बिल्कुल नहीं। रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, तो यहाँ सी हमारा विकल्प सही होगा। रश्मि रथी जो ग्रंथ है वो किसका है? तो रश्मि रथी महाभारत के पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, 1952 में खंड काव्य है ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल और लीलाधर जगूड़ी। तो यहाँ पर कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? धूमिल। और ये किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक जो कविता संग्रह है उसमें अकाल दर्शन नाम की एक कविता है, उसी से उद्धृत ये पंक्ति है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तो यहाँ कौन सा तत्व नहीं सहायक है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये विकल्प हमारा यहाँ सही होगा, ठीक है। तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है, भीष्म साहनी कृत उपन्यास है, जो 1947 में पंजाब में जो हिंसा हुई थी उसको दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? अब देखिए यहाँ नहीं खाई पूछा गया। कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान, बांस। तो दुल्हन की डोली ये सही होगा। इसको गाड़ीवान ने ना लादने की कसम नहीं खाई थी, ठीक है। तो तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है, और ये कहानी कब लिखी गई? तो कहानी लिखी गई 1956 में। इस पर एक फिल्म भी बनी है, तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, ठीक है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपर्युक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम और परिंदे। तो ये है आकाशदीप कहानी में चंपा का संवाद। चंपा कहती है क्या स्त्री होना कोई पाप है? आकाशदीप कहानी और पुरस्कार, तीनों कहानियों में कर्तव्य, राष्ट्र और विश्व कल्याण की बात की गई है। बच्चन सिंह सिहर सा गया
और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे धीरे छू लिया। उपर्युक्त कथन किस कहानी का है? अब यहाँ फिर से कहानी के विषय में पूछा गया है, तो 4 विकल्प हैं। अमृतसर आ गया, सिक्का बदल गया, राजा निर्बंसिया उसने कहा था। तो यहाँ हमारा विकल्प जो सही होगा वो विकल्प सी है, राजा निर्बंसिया। ठीक है, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की कहानी है, 1957 में ये लिखी गई। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? तो यहाँ पर रचना से संबंधित पंक्तियां पूछी जा रही हैं। तो हमारे सामने 4 विकल्प हैं, चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी और स्कंदगुप्त। तो ये है चंद्रगुप्त की। ठीक है, हमारा ए विकल्प सही होगा। चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है और यह गीत प्रथम अंक में है। कौन गाता है? सुवासिनी। तो यहाँ लिख लीजिए, प्रथम अंक गाता कौन है? सुवासिनी। सुवासिनी गाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपर्युक्त संवाद किसका है? तो यहाँ पर ये संवाद दिखाया गया है भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। तो किसका है 4 विकल्पों में से? ये संवाद है विदुर का। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? 4 विकल्प दिए गए हैं, आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन और चंद्रगुप्त। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी सही होगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। कब लिखा गया? कब ये नाटक प्रकाशित हुआ? 1958। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रकृति वर्णन, संस्कृत की मिश्रता को उजागर करना, आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार पर चोट, सामासिक संस्कृत को प्रोत्साहन। तो 4 विकल्पों में से हमारा कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है? तो हमारा विकल्प सी सही होगा, आर्य संस्कृत की शुद्धता के अहंकार को चोट देना। और नामवर सिंह कहते हैं कि अशोक का फूल है जो, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो क्या है? भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। अशोक के फूल लिखा किसने है? किसका निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है। इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे, अगला प्रश्न है हमारा, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पलित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपर्युक्त कथन किसका है? उपर्युक्त कथन है महादेवी वर्मा जी का। ए विकल्प हमारा सही है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का कथन है। महादेवी वर्मा
छायावादी लेखिका हैं। यामा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य संग्रह है। और ये जो वैचारिक दृष्टिकोण हम पढ़ रहे हैं ये श्रृंखला की कड़ियों से उद्धृत है। ठीक है, तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए हमारे जो प्रश्न हैं वो पूरे होते हैं। अब कल मिलते हैं, हम अपनी अगली कक्षा में आपके साथ मिलते हैं अपने नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।